वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप माई वॉरियर्स कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है ड्यू टू द कोल्ड दैट आई एम बीइंग सफरिंग। ठीक है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, बट अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो क्योंकि मैं वीडियो डालने में कोई डिले नहीं कर रही हूँ। तो यू शुड नॉट बी डिले टू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। ओके, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? कैसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ये रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे प्लांट्स हो, हर किसी को क्या करना पड़ता है? अपना जनरेशन को आगे बढ़ाना होता है। अगर जनरेशन आगे बढ़ाएंगे नहीं तो वो तो उनकी जो अपनी एक मतलब बोलते हैं ना, अपनी एक रिप्रोड्यूस अगर वो करेंगे ही नहीं तो उनकी संख्या बढ़ेंगी कैसे? अगर कोई इंसान जो शुरुआत में पैदा हुआ था वो दूसरे इंसान से मिलके अगर रिप्रोड्यूस करता ही नहीं तो आज इतनी बड़ी जनसंख्या ह्यूमन बींग का थोड़ी ना बनता। इसलिए रिप्रोड्यूस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही होता है कि आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद वी मूव ऑन टूवर्ड्स द एनिमल्स। फिर हम लोग किस में चले जाएंगे? दैट इज़ एनिमल्स। देखो, बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, पहले देखने से पहले कि हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, हम क्या देखेंगे? लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन। कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? क्यों ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं? आफ्टर ऑल, रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये तो पता ही होगा, तुम रिप्रोडक्शन करो चाहे ना करो, तुम्हारी लाइफ की मेंटेनेंस चलेगी ही चलेगी। तो वो तो लाइफ के मेंटेनेंस के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है, पहली पॉइंट। जैसे कि ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जो तुम्हारे एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब तो ज़रूरी नहीं है कि रिप्रोड्यूस करे तभी चलेंगे। बिना रिप्रोडक्शन करके भी तो ये चलती है ना। और दूसरी तरफ, इफ़ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज़ गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल्स, अगर एक इंसान और इंसान्स को बनाने जा रहा है, ठीक है, अ लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंट इन द प्रोसेस, बहुत एनर्जी लगेगी। सो वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे लाइफ? तो क्वेश्चन आता होगा ना, हम रिप्रोड्यूस करते ही क्यों है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म को या कोई भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं जो, उनको कोई एसेंशियलिटी मिलती ही नहीं इन द केस ऑफ लाइफ प्रोसेस, क्योंकि जब आप रिप्रोडक्शन नहीं भी करोगे तब भी आपकी जो बेसिक लाइफ प्रोसेस वो चलेंगे ही चलेंगे, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। और जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है उसको लॉट्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होता है? लॉट्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इतनी एनर्जी हम लोग वेस्ट ही क्यों करें जब हम लोग को ये लाइफ प्रोसेसेस में हेल्प ही नहीं करता और इसका कोई एसेंशियलिटी ही नहीं है लाइफ प्रोसेसेस में? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इट डज़ नॉट नीड टू स्टे लाइफ, ये हमें ज़िंदा रखने के लिए चाहिए ही नहीं। तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन द क्लासरूम। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर आप इसका आंसर ढूंढोगे अपने क्लासरूम में, कि अगर जो चीज़ हमें ज़िंदा रहने के लिए मदद ही नहीं करता और बहुत सारी एनर्जी लगती हो करने के लिए, तो हम वो काम करें ही क्यों? वॉट एवर द आंसर टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। हम कोई भी इंसान को इधर उधर देख लेते हैं क्योंकि इंसान रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर कोई जो शुरुआती इंसान था वो अगर रिप्रोड्यूस ही नहीं करता तो फिर क्या अपने ब्रह्मांड में या अपने अगल बगल आप इंसान देख पाते हैं? नहीं ना। तो इफ़ देयर वेयर टू बी ओनली वन non-reproducing member of the particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. अगर मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करता, तो हमें बस उसी ऑर्गेनिज्म को देखने का मौका मिलेगा। जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद तो इस प्रजाति की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। तो ये प्रजाति को रखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। तो इट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीसीज। बहुत बड़े पैमाने पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हाउ डू वी नो दैट टू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम स्पीसीज? अब हम कैसे जानेंगे कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज से बिलोंग करता है? यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। क्यों हम लोग कह देते हैं ऐसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक स्पीसीज से बिलोंग करता है? क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर जो लुकिंग की होती है वो सिमिलर होती है एक दूसरे से।
इसीलिए रिप्रोडक्शन वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर एंड दस रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ। इसलिए रिप्रोड्यूस जो करते हैं लोग, वो रिप्रोड्यूस करके जो ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं यानी जो बच्चा पैदा करते हैं, वो मोस्ट सिमिलरली उनकी तरह दिखता है और उनके जाति को आगे बढ़ाता है, उनकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म नहीं होने देता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स या कोई एनिमल्स ले लो, अगर टाइगर रिप्रोड्यूस करना छोड़ दिया तो टाइगर की संख्या कम हो जाएगी और हमारे देश में या पूरे अर्थ में टाइगर को एक्सटिंक्ट कर दिया जाएगा। तो रिप्रोडक्शन करना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? क्या जब भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं तो क्या अपने एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं? देखो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी, रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल के केस में क्या होता है, असेक्सुअल के केस में तुम्हारा जो है ऑफस्प्रिंग यानी कि जो बच्चा पैदा होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है किसके? इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ व्हाट? पेरेंट। बट इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। अब तुम पूछोगे ये दोनों होता क्या है, आओ तुम्हें पढ़ के समझाती हूँ। ठीक है, ये याद रखना कि असेक्सुअल में जब भी कोई भी पेरेंट रिप्रोड्यूस करता है तो सिमिलर या एज इट इज़ ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, बट सेक्सुअल में वेरिएशन की ज़रूरत पड़ती है। सेक्सुअल जो करते हैं उनके पास जर्म सेल होते हैं, बट जो असेक्सुअल करते हैं वो एक ही पेरेंट मिलके रिप्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, इस असेक्सुअल में सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, बट सेक्सुअल में दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर। अगर मैं हूँ जैसे, वो मैं अपनी मम्मी या पापा के जैसे कैसे दिखती हूँ? क्योंकि इन दोनों ने मिलके मुझे क्या किया है? जन्म दिया है। उन दोनों से जब दोनों के क्रोमोसोम्स मिले फिर जाके मैं पैदा हुई, तो उन दोनों के ट्रेट मेरे में भी आए। इफ़ बॉडी डिज़ाइन आर टू बी सिमिलर, अगर बॉडी का डिज़ाइन सिमिलर है तो ब्लूप्रिंट ऑफ दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। बॉडी का डिज़ाइन सेम है तो ब्लूप्रिंट भी सेम होगा। इसलिए रिप्रोडक्शन एज इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिज़ाइन। इन शॉर्ट बोला जाए तो रिप्रोडक्शन क्या है? पेरेंट के सेल का या पेरेंट जो है उनमें क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है किसका? पेरेंट का। जब भी वो रिप्रोड्यूस करके किसी ऑफस्प्रिंग का जन्म देते हैं तो वो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो ब्लूप्रिंट होता है वो पेरेंट से ही आता है। तो क्लास 9th में वी लर्न दैट द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। होता क्या है, हम लोग ने क्लास 9th में पढ़ा था, क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे उन इन्फॉर्मेशन को पेरेंट से लेकर के ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाने का काम इसी का होता है। और ये जो है किस फॉर्म में पहुंचाता है? दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीओक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। डीएनए जो होता है कि इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है और ये क्रोमोसोम्स के रूप में डिवाइड होकर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है। ये प्रोसेस समझा दूँ। होता क्या है, जैसे कि सेल के अंदर क्या होता है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सब जानते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए हो गया जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। डीएनए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल, डबल हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर। इसके हर एक पार्ट में कोई ना कोई ट्रेट है तुम्हारा। हर एक पार्ट को जीन बोलते हैं और इस हर एक जीन में कोई ना कोई ट्रेट होता है। ट्रेट मतलब हैबिट्स होते हैं तुम्हारे पेरेंट्स की। ठीक है, तो ये जो डीएनए होती है, ये हो गई डीएनए जो जिनके हर एक पार्ट में इंफॉर्मेशन होता है। डीएनए इतना बड़ा होता है, इसको न्यूक्लियस के अंदर हटाने के लिए प्रोटीन के अंदर क्या करना पड़ता है? रैप करना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअली अपने अराउंड क्या करते हैं? अपने अराउंड डीएनए को रैप करते हैं। जैसे कि मान लो ये प्रोटीन है, अब प्रोटीन के अराउंड क्या करते हैं? डीएनए को रैप करते हैं और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के एक गुच्छा बना के रख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा बन के रह जाता है, ऐसा
दैट इज़ कॉल्ड, इसको क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल। और यही क्रोमैटिन मटेरियल जब सेल डिवीज़न का टाइम आता है, क्या आता है? यही क्रोमैटिन मटेरियल जब सेल डिवीज़न का काम आता है तो क्रोमोसोम्स में अपने आप को बांध लेता है इन दिस फॉर्मेट, ठीक है, अपने आप को इस फॉर्मेट में मान लेता है। और जो सेल डिवीज़न के टाइम पे आता है तो एक क्रोमोसोम्स हट जाते हैं और दूसरे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाते हैं, जिससे 23 पेयर्स होते हैं ना, मतलब कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आधी जो है क्रोमोसोम्स या आधा पेयर जो है किसके पास चला जाता है? वो ऑफस्प्रिंग के पास चला जाता है। और इससे आधा पेयर आता है, आधा पेयर मदर या ये अगर फादर है तो उनसे आता है। उसके बाद बेबी यानी कि ऑफस्प्रिंग का पैदा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए आगे समझाऊँ आगे। देखो यहाँ हुआ क्या, इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ चेंज, अगर इंफॉर्मेशन बदल दिया जाए तो डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, तो अलग प्रोटीन बनेगा। एंड डिफरेंट प्रोटीन विल बी इवेंचुअली लेड टू ऑल्टर द बॉडी डिज़ाइन। देखो अगर सेम प्रोटीन अगर ऑफस्प्रिंग में नहीं आया और दूसरा प्रोटीन आया तो दूसरा प्रोटीन आने के कारण जो बॉडी डिज़ाइन है उसमें भी क्या होगी? चेंजेस आएंगी। इसलिए बेसिक इवेंट इज रिप्रोडक्शन इज़ द क्राइटेरिया या क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये इसमें होता क्या है? डीएनए की कॉपी होती है मदर से ऑफस्प्रिंग तक और फादर से ऑफस्प्रिंग तक। सेल यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड द कॉपी ऑफ देयर डीएनए। सेल क्या करता है? सेल एक्चुअली किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? सेल इस्तेमाल करता है केमिकल रिएक्शन का, जिससे वो क्या करते हैं? जिससे वो डीएनए की कॉपी बनाते हैं ऑफस्प्रिंग के लिए, ठीक है। एंड दिस क्रिएट द 2 कॉपीज ऑफ डीएनए। डीएनए की कॉपी जब केमिकल रिएक्शन से बनता है तो 2 कॉपी बनती है किसकी? डीएनए की। डीएनए की क्या होती है? 2 कॉपी बनती है, ठीक है। एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। उसको जब तुम सेपरेट करोगे तो कीपिंग 1 कॉपी ऑफ द डीएनए टू द पेरेंट सेल और अनदर कॉपी टू द व्हाट? न्यू ऑफस्प्रिंग। तो एक कॉपी को इन द ओरिजिनल सेल रखा जाता है और सिंपली पुशिंग द अदर ऑन टू द वुड नॉट वर्क, एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट वर्क। और दूसरे को दे दिया जाता है, मतलब जैसे ऑफस्प्रिंग को दे दिया जाता है। जब भी कोई भी इंसान रिप्रोड्यूस करता है तो सेल 2 कॉपी बनाती है डीएनए की। डीएनए का एक कॉपी जो अपने पास रख देता है ओरिजिनल सेल में और दूसरा कॉपी भेज देता है। Because the body pushed out would not have any organized cellular structure of maintaining the life process, therefore DNA copying is accompanied by the criteria of additional cellular apparatus, and then the DNA copy separate each with its own cellular apparatus and effectively a cell divide to give rise to the 2 cell। देखो क्या होता है, जब भी डीएनए केमिकल रिएक्शन करके डीएनए कॉपी बनाता है तो एक कॉपी अपने पास रख लेता है और एक कॉपी बाहर भेज देता है। बाहर कोई लाइफ प्रोसेस ही नहीं है तो इसको मेंटेन करने के लिए कोई है ही नहीं, तो ये काम नहीं करेगा डीएनए। इसीलिए जो डीएनए कॉपिंग है वो एक सेलुलर एपर्टस के साथ क्या होता है? अकॉम्पोनेंट होता है। और ये जो डीएनए कॉपी है वो एक सेपरेट होता है और ईच विथ इट्स ओन सेलुलर एपर्टस। जब सेपरेट होता है तो सबके पास अपना अपना सेलुलर एपर्टस होता है और फिर सेल डिवाइड करता है क्या करने के लिए? 2 सेल्स को देने के लिए, ठीक है। तो दिस 2 सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर, ये दोनों ही एक दूसरे में के सिमिलर होंगे, बट दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, और वो बहुत हद तक एक दूसरे से सेम होंगे। ये आंसर जो है क्वेश्चन का विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व। अगर डीएनए की कॉपिंग परफेक्टली और विदाउट एनी चेंजिंग हुआ है तो ऑफस्प्रिंग जो एक सेल को डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बने तो इनकी भी सेम साइज और पूरा हुलिया सब सेम होगा। इसलिए इट इज़ ओनली टू एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशन ईच टाइम। लेकिन ह्यूमन बींग्स पे या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स मटेरियल या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है? डीएनए कॉपिंग के टाइम पे डीएनए कॉपिंग के टाइम पे क्या आ जाती है? दैट इज़ कॉल्ड द वेरिएशन। क्यों आती है वेरिएशन डीएनए कॉपिंग के टाइम पे? देखो वेरिएशन आती है, वेरिएशन मतलब कुछ चेंजिंग आती है कॉपिंग के टाइम पे, जिसके कारण डीएनए कॉपी जनरेट करता है विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। डीएनए कॉपी जो जनरेट हुआ है ओरिजिनल वाले से वो बहुत हद तक सिमिलर होगा बट तुरंत पूरा कॉपी नहीं होगा। Some of this variation might be so drastic that DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits.
कभी कभी ये जो वेरिएशन आए वो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक होता है कि डीएनए कॉपिंग जो सेलुलर एपर्टस में काम ही नहीं कर रहा और वो ऑफस्प्रिंग जिंदा ही ना बचे। दूसरी तरफ ये बहुत हेल्पफुल भी हो जाता है दैट देयर कुड स्टिल बी मेनी अदर वेरिएशन इन द डीएनए कॉपी दैट वुड नॉट लेड टू सच अ ड्रास्टिक आउटकम। अगर ड्रास्टिक आउटकम ना है और जो सर्वाइविंग सेल है सिमिलर टू बट subtly different from each other, their inbuilt tendency of the tradition during the reproduction are the basis of evolution as we'll discuss in the next chapter. होता क्या है, जब भी डीएनए की कॉपिंग आती है तो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में जो मल्टी सेलर होते हैं उनमें वेरिएशन आता है और वेरिएशन का आने का कारण दो टाइप्स का हो सकता है। एक तो वेरिएशन आए तो इतना ड्रास्टिक आए कि सेल सेलुलर एपर्टस को क्या मेंटेन ही ना कर पाए और वो एग्जिस्ट ही ना करे। दूसरा ये हेल्प भी करता है। एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि बैक्टीरिया है छोटी 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 छोटी, ये एक कंडीशन पे लीव करती है और जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा हमारा जो वातावरण है उसका टेम्परेचर जो है बहुत बढ़ गया, बढ़ने के कारण ये बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है। बट इनमें से ही बहुत सारे ने अभी फ़िलहाल में ही क्या किया था, रिप्रोड्यूस किया था और अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा किया था और इनमें कुछ वेरिएशन आई थी जिससे ये रह गए, बाकी आगे वाले सारे के सारे बैक्टीरिया मर गए। और ये क्यों हुआ? क्योंकि वेरिएशन आई थी, इनमें कुछ ऐसी एबिलिटी थी इन टेम्परेचर को हैंडल करने के लिए जो प्रीवियस के पास नहीं थी। यही होता है एडवांटेज ऑफ व्हाट वेरिएशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब आगे बढ़े। ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब जो मैं बताई वो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विल वेल डिफाइंड प्लेसेस, जो ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन है वो वेल डिफाइंड प्लेसेस पे और द नाइचेस इन द इकोसिस्टम इन यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। जो डीएनए की कंसिस्टेंट कॉपी है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। डीएनए की कॉपिंग अच्छी सी होगी तभी जाके ऑफस्प्रिंग जो होगा वो पेरेंट जैसा बनेगा। और डिज़ाइन फीचर दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज़ द पर्टिकुलर नाइके। रिप्रोडक्शन इसलिए लिंक्ड होता है टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, कि अगर पहले वाला कोई स्पीसीज एग्जिस्ट ना कर पाए किसी कारणवश तो दूसरे जो ऑफस्प्रिंग एग्जिस्ट कर जाए। द नाइके कैन चेंज बिकॉज ऑफ द रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। वाटर लेवल वेराई कर सकता है एंड देयर कुड बी मेट्रो हीट्स टू थिंक फॉर एग्जाम्पल। अगर इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर सूटेड टू अ पर्टिकुलर नाइके, देन नाइके वेयर ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड, द पॉपुलेशन वुड बी वाइप्ड आउट। अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बहुत घट गया या कोई अदर ड्रास्टिक कंडीशन आ गया तो जितने ऑर्गेनिज्म थे उस पर्टिकुलर स्पीसीज के वो सब मारे जाएंगे। और कुछ वेरिएशन आया होगा रिप्रोडक्शन के दौरान तो उनके जो इंडिविजुअल्स होंगे वो क्या करेंगे, एग्जिस्ट कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। तो if there were a population of bacteria living in a temperature water and if the water temperature were to be increased by the global warming, तो most of this bacteria would die, बहुत सारे बैक्टीरिया उसके डाई हो जाएंगे। बट कुछ वेरिएशन के कारण जो बैक्टीरिया का जन्म हुआ वो उसको भी हैंडल कर पाएंगे और वेरिएशन इन दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर द टाइम। समय के साथ ओवर द टाइम वेरिएशन जरूरी होता है, किस लिए? स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अब आ जाओ आगे। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय द सिंगल ऑर्गेनिज्म। एक चीज़ याद रखना, रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है असेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल, जो मैंने बताया। असेक्सुअल में एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है बट सेक्सुअल में दो ऑर्गेनिज्म का हाथ होता है। तो हम लोग सिंगल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। Compare and contrast the way in which yeast grow in the first case and how would grow in the second. Having discussed the context in which reproductive process work, let us now examine how different organisms actually reproduce. हम लोग यहाँ से देखें कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। एक एक पॉइंट डालते जाओ। द पॉइंट नंबर 1 दैट इज़ फीजन। फीजन मतलब होता है टूटना। क्या होता है? ब्रेकिंग। क्या होता है? मतलब ब्रेकिंग। फ्रीजन मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग।
फॉर यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फ्यूजन लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जिनके पास सिंगल सेल होता है, वो क्या करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं, खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं, टूट के अपने से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो सेल डिवीजन और फ्यूजन लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। मेनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फ्यूजन हैव बीन ऑब्जर्व। मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिटेड इनटू द टू इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। इन ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमोएबा द स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल ड्यूरिंग द डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेस। फ्यूजन में क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ एक होते हैं, वो रिप्रोड्यूस करने टाइम क्या करते हैं, अपने आप को तोड़ के टू डॉटर सेल में बदल देते हैं। जैसे कि ऊपर में एमोएबा का एग्जांपल दिया हुआ है। एमोएबा एक थी, ये रिप्रोड्यूस की, इसके अंदर के सेल धीरे धीरे एक्सपेंड हुए। पहले साइटोप्लाज्म सेपरेट आउट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे सेल साइटोप्लाज्म जैसे सेपरेट आउट हुआ, फिर उसके अंदर का पहले न्यूक्लियस में थोड़ी एक्सपेंड हुई। न्यूक्लियस के अंदर की जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म था वो सेपरेट हुआ, फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट हुआ, फिर साइटोप्लाज्म सेपरेट हुआ, फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली जो बॉडी थी वो निकल के दो ऑफस्प्रिंग या दो डॉटर सेल को रिप्रोड्यूस करती। उसी तरह यहाँ भी एक है, जैसे कि पहले एक फ्लैजिला था, उससे फिर रिप्रोड्यूस करने टाइम दूसरा भी आया, फिर वो बड़ा हुआ, ग्रोथ हुआ, अंदर पे सेल भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट होते होते क्या हो गई, दो ऑफस्प्रिंग सिमिलरली सेम जैसा क्या हो गई, रिप्रोड्यूस हो गई। तो ये हो गई बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो डॉटर सेल हुई, जब बहुत सारे डॉटर सेल की प्रोडक्शन होती है तब उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ये हो गया बाइनरी फ्यूजन। देखो सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है somewhat more organization of their body such as the Leishmania which cause the kala jar which have the whip like structure at one end of the cell. In such organism binary fusion is occur in a definite orientation in relation to। ये दोनों में क्या होता है, इन दोनों के केस में जो फ्यूजन होती है, वो जो बाइनरी फ्यूजन जो होती है वो एक डेफिनेट ओरिएंटेशन पे होती है कि पहले न्यूक्लियस के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, वो सेपरेट होता है, फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सेपरेट होता है, तब उसका साइटोप्लाज्म भी सेपरेट होता है, फिर डॉटर सेल आता है। इसमें पहले दूसरा फ्लैजिला निकलता है, फिर धीरे धीरे सेल डिवाइड होती है, सेल सेपरेट होने के बाद बॉडी पार्ट्स डिवाइड होते हैं और अल्टीमेटली दो क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाते हैं एक डेफिनेट ओरिएंटेशन एंड ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू दिस स्ट्रक्चर। ये हो गई वैसे बाइनरी फ्यूजन, ये हो गई वैसी बाइनरी फ्यूजन जिसमें दो डॉटर सेल की प्रोडक्शन होती है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द बाइनरी फ्यूजन। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे फ्यूजन के ही, बट इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन वो फ्यूजन होते हैं जिसमें क्या होता है, मोर देन वन ऑफस्प्रिंग का जनरेशन होता है। तो अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि मलेरिया, पैरासाइट, प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल एंड अल्टरनेटली बाय द मल्टीपल फ्यूजन। देखो जैसे ये प्लाज्मोडियम का एग्जांपल है, जिसके अंदर दो नहीं बहुत सारे छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और वंस जब ये बाहर के कंडीशन को सेफली फील करेगा तो अपने साइटोप्लाज्म को तोड़ेगा और इसके ऑफस्प्रिंग बाहर निकल जाएंगे। तो क्या क्या प्लाज्मोडियम, बैक्टीरिया, पैरासाइट, एमोएबा भी कभी कभी हजार्डियस कंडीशन पे करता है, मलेरिया, ये सब। ईस्ट दूसरी तरफ ईस्ट जो है कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर एंड वी सॉ इन एक्टिविटी 7.1। ईस्ट भी क्या होता है मल्टीपल फ्यूजन को कैरिड आउट कराता है। पहला टॉपिक समझ आ गया, फ्यूजन दो टाइप के होते हैं, मल्टीपल फ्यूजन और बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दो डॉटर सेल को रिप्रोड्यूस करता है, बट मल्टीपल फ्यूजन में मोर देन टू डॉटर सेल्स को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। जो पहले केस में उसमें एग्जांपल आपने देखा दैट इज़ लेशमेनिया और एमोएबा, इसमें देखा आपने मलेरिया, पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, ईस्ट, दिस टाइप्स ऑफ थिंग। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, देखो मैं समझा देती हूँ फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन यानी कि जब पेरेंट बॉडी से दूसरा जब ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है तो एक समय पे आके जब वो मेच्योरिटी हो जाता है जब उससे सेपरेट आउट हो जाता है तो वैसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेसेस। देखो
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में विल रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म, जिनमें क्या होता है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म होता है, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क। जैसे कि एक एग्जांपल है स्पायरोगायरा, इसको सिंपल क्या चाहिए, ये सिंपल ब्रेकअप होता है, अपने आप को तोड़ता है छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है, मैच्योरेशन के बाद, और उसके छोटे छोटे पीसेस से एक नए ऑफस्प्रिंग की जन्म हो जाती है। जैसे कि ये है, ये ऑर्गेनिज्म है, ये मैच्योरिटी स्टेट पे जैसे आया तो ये अपने आप को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करता है, तोड़ देता है, और इसी छोटे छोटे पार्ट से एक नया सा ऑर्गेनिज्म उसी के जैसा क्रिएट होता है। ठीक है, क्या होता है, उसी के जैसे नया सा ऑर्गेनिज्म क्या होता है, क्रिएट होता है। इस प्रोसेस को हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। नाउ दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सही नहीं है। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड द सेल बाय सेल, वो सिंपली अपने आप को तोड़ के नया ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं प्रोड्यूस कर सकते। एंड इज दैट मेनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल, specialized cell are organized as tissue and tissue are organized in organ and which they have to place at definite position in the body। वैसे केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन में सेल बाय सेल डिवीजन जो है वो इम्प्रैक्टिकल है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी नहीं है बट दे आर द सिंपल बॉडी ऑर्गेन है, मल्टी सेलुलर है लेकिन सिंपल बॉडी ऑर्गेन है, तो वो सिंपली सेल डिवाइड करते हैं, अपने आप को पार्ट्स में तोड़ देते हैं और हर एक पार्ट, हर एक फ्रेगमेंटेड पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म दे देता है। कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इतने भी सिंपल नहीं होते, उनमें टिश्यू होते हैं, टिश्यू से बने हुए ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन से बना हुआ खुद ऑर्गेनिज्म होता है और उनके लिए हर एक टिश्यू अलग अलग फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल बाय सेल डिवीजन उन सब में करना इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो इसमें क्या किया जाए, कोई और प्रैक्टिकल वे या कॉम्प्लेक्स वे का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द रिप्रोडक्शन। A basic strategy used in multicellular organism is that different cell type perform different specialized function। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अलग अलग टिश्यू, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम के लिए स्पेसिफिक होते हैं। एंड फ्लोइंग दिस जनरल पैटर्न, इस जनरल पैटर्न को फॉलो करके रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक सेल टाइप। हाउ इज रिप्रोडक्शन टू अचीव फॉर अ सिंगल सेल टाइप? इफ द ऑर्गेनिज्म itself consists of many cell type, the answer is that there must be a single cell type in organism that is capable of growing, proliferating and making other cell type under the right circumstance। इसमें बताया है कि देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल क्या हो, जिसमें सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड हो, तो उसमें सिंपल सेल अपने आप को फ्रेगमेंट करके नया ऑफस्प्रिंग जनरेट कर देता है। बट हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, जिनमें अलग अलग टिश्यू है, टिश्यू से बने हुए ऑर्गन है और हर एक ऑर्गन अलग अलग फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है, उनमें ये प्रोसेस नहीं कैरिड आउट हो सकता। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन समझ आ गया, इसका एग्जाम्पल हो गया दैट इज कॉल्ड द स्पायरोगायरा। ये हो गए फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल। रीजनरेशन, लिजार्ड में देखना छिपकली, कभी भी जो छिपकली होती है, ठीक है, जो छिपकली होती है उनका पूंछ जब कट जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद देखना उसकी पूंछ फिर ग्रो करने लगती है, इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। तो मैन फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म, ये फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म है जिनके पास एबिलिटी होता है टू गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। जिनके पास एबिलिटी होता है कि अपने बॉडी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म का जन्म दे देना। जैसे कि एक और ऑर्गेनिज्म होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है अपने बॉडी पार्ट्स में टूटता है, ठीक है, तो उसका हर एक बॉडी पार्ट, जैसे ये टूटा, इसके हर एक बॉडी पार्ट से क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाता है। तो जनरेशन रीजनरेशन में एक लिजार्ड का एग्जाम्पल हो गया और एक हो गया किसका एग्जाम्पल, दैट इज कॉल्ड द प्लेनेरिया। और ऊपर हम लोग ने फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगायरा पढ़ा था। तो दैट इज़ इफ़ द इंडिविजुअल इज़ समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू द मेनी स्पीसीज। अगर कोई भी इंडिविजुअल जो पेरेंट मटेरियल था वो किसी भी तरह से कट गया, फ्रेगमेंटेड हो गया, ठीक है, मेनी पीसेस में, तो वो हर एक फ्रेगमेंटेड पीस एक सेपरेट इंडिविजुअल को क्या करेगा, जन्म देगा। जैसे कि सिंपल एनिमल जैसे कि हाइड्रा, प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस, उनको कितने नंबर ऑफ पीसेस में कट कर लो और हर एक कटिंग पीसेस एक नया ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, जन्म देगा।
ठीक है, इसको रीजनरेशन कहा जाता है। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज सेल, ये एक स्पेशलाइज सेल के द्वारा होता है। दिस सेल proliferated and make large number of cell. From this mass of cell, different cell undergo changes to become various cell type and tissue. And this changes, और ये जो पर्टिकुलर चेंजेस है रीजनरेशन में, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट टूटे, चाहे छोटे से छोटे पार्ट टूटे, सेल बाय सेल डिवाइड हो, तो फिर वो एक नया ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। ये प्रॉपर्टी ही रीजनरेशन की प्रॉपर्टी के अंदर आती है। ठीक है, टेक प्लेस इन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस एंड रिफर टू एज द डेवलपमेंट। ये एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस है जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करती है। और दूसरी तरफ जनरेशन, रीजनरेशन इज नॉट सेम एज द रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन को आप रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है, वो सेम नहीं है उसकी तरह। सिंस मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। और क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म अगर उनके बॉडी पार्ट्स कट गए तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि अपने बॉडी पार्ट्स को दोबारा ग्रो कर लेते हैं, जैसे कि लिजार्ड। लेकिन प्लेनेरिया के केस में रीजनरेशन ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो हर केस में रीजनरेशन रिप्रोडक्शन नहीं कहलाता है। समझ आई बात? रिवाइज करा दो, ऊपर से 3 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली हमने। पहला दैट वाज जिसमें एक पेरेंट मटेरियल इन्वॉल्व है, पहला जिसका नाम क्या है, दैट इज़ फीजन। फीजन मतलब टूटना। फीजन 2 टाइप के होते हैं, बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। बाइनरी का एग्जांपल एमोएबा लिस्मेनिया हो गया, मल्टीपल के एग्जांपल पैरासाइट हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, मलेरिया हो गया, ईस्ट हो गया। फ्रेगमेंटेशन, एक ऑर्गेनिज्म टूट के सेल बाय सेल नया फ्रेगमेंट होके एक नया, जब उन सब सेल से नया ऑर्गेनिज्म बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। जब टूट के मेच्योर स्टेट पे जब वो आ जाता है तो वो अपने आप को तोड़ देता है और नया ऑफस्प्रिंग का जनरेशन करता है। रीजनरेशन मतलब दोबारा जनरेट होना। रीजनरेशन हर बार पे रिप्रोड्यूस नहीं कराता। जैसे लिजार्ड का पूंछ अगर कट गया हो, टेल अगर उसका कट गया हो बाई चांस, तो वो दोबारा रीजनरेट कर लेता है। और रीजनरेट कर लेता है तो वो रीजनरेट करता है, दैट इज़ नॉट बीइंग इन्वॉल्व इन द केस ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन रीजनरेशन में कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्लानेरिया। अगर गलती से किसी भी इंडिविजुअल के पार्ट्स कट गए तो वो दोबारा एक नया प्लानेरिया में कन्वर्ट हो जा सकता है, लाइक दिस। अब आते हैं बर्डिंग। बर्डिंग में हाइड्रा, तुम देखोगे हाइड्रा क्या होता है, ठीक है। बर्डिंग क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा, ये एक रीजनरेटिव सेल्स का इस्तेमाल करता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, जिसको हम लोग बर्डिंग बोलते हैं। हाइड्रा में बर्ड डेवलप्ड होते हैं, जैसे कि ये छोटा सा बर्ड डेवलप्ड हुआ। आउटग्रो ड्यू टू द रेपिडेड सेल डिवीजन, रेपिडेड सेल डिवीजन से इसकी क्या होगी, ग्रोइंग होगी और एक नया हाइड्रा में बदलेगा। फिर जब ये मेच्योर स्टेट में आ जाएगा कि अब इसको मेरी ज़रूरत नहीं है इस पेरेंट की, तो ये पेरेंट इसको डिसलोकेट कर देगा, मतलब डिस्चार्ज कर देगा और ये एक नया बर्ड बन के क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो दिस बर्ड डेवलप्ड इनटू टाइनी इंडिविजुअल एंड व्हेन फुल्ली मेच्योर हो जाए तो पेरेंट बॉडी से डीअटैच हो जाता है और न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल दैट इज कॉल्ड हाइड्रा बन के निकल जाता है। लास्ट पोर्शन दैट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अब हम लोग प्लांट्स पढ़ेंगे, ये शायद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट पोर्शन है। एक बार देख के बता देती हूँ। हाँ ये लास्ट, उसके बाद हम लोग सेक्सुअल में घुस जाएंगे। देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक द रूट, स्टेम एंड द लीफ डेवलप्ड इनटू द न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द अप्रोप्रिएट कंडीशन। तुमने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है, रूट, स्टेम या लीव्स में एक नया प्लांट्स क्या होता है, ग्रो कर रहा होता है। आलू में देखना नए प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, देखे होंगे कभी, रूट्स में भी देखोगे, स्टेम में भी देखोगे, लीव्स में भी देखोगे। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स की तरह नहीं, प्लांट्स को क्या चाहिए, एक रिप्रोडक्शन की मोड चाहिए। ये प्रॉपर्टी जो होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसका इस्तेमाल करते हैं लेयरिंग करने में, ग्राफ्टिंग करने में, नए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। लेयरिंग मानो कि एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, तो इसकी एक डाली को हम लोग ने नीचे वापस क्या किया, इसकी एक डाली को हम लोग ने वापस नीचे खेत में डाल दिया, ठीक है, ये हो गया। तो इसकी एक डाली को मैंने नीचे, तो इससे फिर पेड़ उग गया, फिर इसकी एक डाली को नीचे, फिर इससे पेड़ उग गया, फिर इसकी एक डाली को नीचे, फिर इससे पेड़ उग गया। ये हो गया लेयरिंग प्रोसेस। और ये सब जो प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक ही स्पीसीज़ का, उसी टाइप के प्रोसेस को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, टू ग्रो मेनी प्लांट लाइक द सुगर केन, रोज, ग्रैप्स और द एग्रीकल्चर प्रोसेसेस, ठीक है। प्लांट रेज बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। अगर कोई प्लांट सीड से प्रोड्यूस्ड हो रहा है
तो उसमें जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू प्लांट्स में क्या हो जाएंगे, फ्लावर या सीड आने लगेंगे। ये मेथड मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज एंड रोज, जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। एक्चुअली किसी भी प्लांट्स का प्रोडक्शन सीड की मदद से होता है, लेकिन वेरिएशन आने के कारण कुछ जो फ्रूट है वो अपने अंदर की सीड खो चुके हैं, मतलब उनमें सीड नहीं पाया जाता, जैसे कि बनाना, ऑरेंज और रोज़ और जैस्मिन। तो इनको इसी मेथड, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड के थ्रू क्या किया जाता है, रिप्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, ये ऑल द प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट प्लांट। और जो भी प्लांट्स, नए प्लांट्स जनरेट होते हैं, ये बहुत सिमिलर होते हैं इनिशियल प्लांट्स से। आई होप यू अंडरस्टैंड। पहला हमने पढ़ा कि ग्राफ्टिंग और लेयरिंग के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके आप नया प्लांट्स जनरेट कर लो, जैसे कि रोज, ग्रेप्स, शुगर कैन। दूसरा हमने देखा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उनमें भी किया जाता है क्योंकि जो सीड कैपेसिटी खो चुके हैं अपने अंदर की जो फ्रूट्स, वो फ्रूट्स बिना सीड के भी ग्रो किए जाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे कि ये पत्ता है, इस पत्ता में देखो, इस पत्ता में देखो छोटे छोटे नए प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इस लीफ को बायरोफाइलम। और इससे जो बायरोफाइलम जो है, इस प्रोसेस होता है जब लीफ में प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, ये जो बायरोफाइलम का लीफ है, ये लीफ में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, इससे एक नए प्लांट्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। क्योंकि ये प्लांट जब थोड़े ग्रो हो जाएंगे तो फिर ज़मीन में गिर जाएंगे, तो ज़मीन में गिर के एक नए प्लांट्स उसी के जैसे क्या करेंगे, पैदा होंगे। दैट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोड्स अलॉन्ग द लीव ऑफ द बायरोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल में गिलेंगे और फिर एक न्यू प्लांट्स में डेवलप्ड हो जाएंगे। ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, फंगी। अब फंगी लोग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट आइडेंटिफाइड होता है। जानते हो बात, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उस डेवलप्ड होता है ब्रेड पे एवर हाई पे ऑफ द ब्रेड मॉड्यूल, जिसको राइजोपस बोलते हैं, एंड दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। On the other hand, the tiny bulb on a stuck structure are involved in reproduction. The blobs are sporangia, which contain the cell or spores that can eventually develop into the new rhizopus individual. And the जो नया rhizopus individual में क्या होगा, developed होगा, and these spores are covered by thick wall, protecting them until they come into contact with the another moist surface can begin to grow. होता क्या है फंगी में जैसे कि जब ब्रेड ख़राब होने लगता है तो उसमें फंगी लग जाता है, जिसका नाम राइजोपस, ब्रेड मॉड्यूल जिसको बोलते हैं। होता क्या है, जब इसमें फंगी आती है तो अपना जड़ वर पैदा कर लेती है, ठीक है, और एक हाइपा बना लेती है। हाइपा मतलब अपना स्टेम के ऊपर क्या होता है, स्टेम के ऊपर एक स्पोरेंजियम होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर स्पोर्स होता है, यानी कि उनके बच्चे होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, स्पोरेंजियम हो गया बॉल और स्पोर्स हो गया जो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसके अंदर ये और ग्रो करते जाते हैं, जिससे फंगस पूरे ब्रेड में फैल जाता है, जिसको हम लोग राइजोपस बोलते हैं। और ये तब तक इस लेयर से बाहर नहीं निकलते जब तक इनको कोई और मॉइस्ट सरफेस नहीं मिल जाता ग्रो करने के लिए। दैट इज कॉल्ड द व्हाट, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। ठीक है, स्पोर्स हो गए, स्पोरेंजियम हो गए, ये क्या हो गया, स्पोर फॉर्मेशन। ओके, समझ आया ना ये बात। तो जितने भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जितना हम लोग ने ऊपर देखा, ये सारा एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा था। चाहे तुमने स्पोर देखा, चाहे फीजन में देखा एमोबिया प्लाज्मोडियम लेस्मेनिया, या फिर तुमने स्पाइरोगायरा का देखा फ्रेगमेंटेशन, या फिर रीजनरेशन में लिजार्ड और प्लेनेरिया हाइड्रा का देखा, या फिर बर्डिंग में हाइड्रा का देखा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा। इन सारे में एक सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व था, जिसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया गया। तो अभी तक हमने जितने भी सेक्शंस पढ़े सारे में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स एक सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होकर रिप्रोड्यूस करता है। एक बार रिवाइज करा दूँ सबको, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जो एक सेपरेट बहुत बड़ा टॉपिक है, और आई वांट टू
एक्चुअली मेक यू अंडरस्टैंड इन द अनदर क्लास। तो इसको एक बार सारे को रिवाइज करा देते हैं। क्या सेक्सुअल में सबसे पहले फीजन आता है, बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी में एमोएबा और लिस्मेनियम, और मल्टीपल में मलेरिया, पैरासाइट, प्लाज्मोडियम और ईस्ट। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगायरा, रीजनरेशन में प्लेनेरिया, लिजार्ड और हाइड्रा। बडिंग में हाइड्रा। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में तुमने देखा कि तुम लेयरिंग और ग्राफ्टिंग करके कर सकते हो। दूसरा तुमने देखा जो प्लांट सीड नहीं जनरेट कर, जो फ्रूट सीड नहीं जनरेट कर पाते उनको भी हम लोग उगा सकते हैं। फिर तीसरा देखा बायोफाइलम में जो लीव्स की जनरेशन होती है उसको सॉइल में गिरने के बाद फिर उससे नया प्लांट्स ग्रो करता है। फिर स्पोर फॉर्मेशन देखा कि फंगी कैसे अपने बच्चों को पैदा करता है, स्पोरेंजियम के अंदर अपने बच्चों को सेफेस्ट प्लेस पे रखता है, जैसे मॉइस्ट सरफेस आता है फिर वो उसको ग्रो करने के लिए छोड़ देता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।